हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। मैं अजय सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं हमारी आज की इस हिंदी माध्यम की कक्षा में। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हमारा अध्याय चल रहा है उत्सर्जन तंत्र, यानी कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं और अभी तक इस अध्याय में हमने बहुत कुछ चीजों को समझ लिया है। हमने किडनी की संरचना के बारे में समझ लिया है, वृक्क की संरचना जिसे हम कहते हैं। साथ ही साथ हमने उसमें उपस्थित उसके इंटरनल यानी कि आंतरिक भाग को और बाहरी भाग को भी समझ लिया। साथ ही साथ हमने नेफ्रॉन, जो क्या है, हमारी किडनी की संरचनात्मक व क्रियात्मक इकाई है, उसके बारे में भी हमने अच्छे से समझ लिया है। हमें पता है कितनी 1.3 मिलियन जो है वो नेफ्रॉन्स हमारी किडनी के अंदर उपस्थित होते हैं और जो मूत्र छदने का कार्य होता है वो इन्हीं नेफ्रॉन्स के द्वारा किया जाता है। आई है बात समझ में। चलिए, तो इससे पिछली कक्षा में हमने बात कर ली थी किसकी, मूत्र निर्माण की क्रियाविधि के बारे में, यानी कि किस प्रकार से जो है मूत्र का निर्माण होता है, कौन कौन से आयंस होते हैं, कहां पे क्या होता है, सब कुछ एब्सॉर्प्शन का पार्ट होता है। ठीक है, तो ये सब किस में होता है, ये जो भाग है वो होता है हमारे किडनी के अंदर, यानी कि हमारे वृक्क के भीतर। ठीक है, तो यहां तक हमने सब कुछ समझ लिया था और अच्छे से हमने इस चीज को देख भी लिया था, क्योंकि हमने बनाया था एक डायग्रामेटिक वे के अंदर, उस पर हमने पूरी चर्चा कर ली थी। ठीक है, चलिए, तो आज हम किसकी बात करने वाले हैं, आज हम बात करने वाले हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में, यानी कि जो कंसंट्रेशन होता है यूरिन का वो किस प्रकार होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारी हेडिंग नोट डाउन करते हैं। तो हम बात करने वाले हैं किसके बारे में, हम बात करने वाले हैं आज काउंटर करंट मैकेनिज्म के बारे में, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम प्रतिधारा क्रियाविधि के नाम से जानते हैं। प्रतिधारा क्रियाविधि के नाम से जानते हैं। क्लियर यहां तक। चलिए, अब देखिए, हमें पता है कि हम पढ़ रहे हैं काउंटर करंट मैकेनिज्म, तो यह कहां कहां, यह महत्वपूर्ण किस जगह होती है, यह क्रिया हमारे नेफ्रॉन वाले भाग में होती है। पहली चीज तो ये। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट की हम बात करें, इसमें महत्वपूर्ण कार्य किसमें होता है, लूप ऑफ हेनले और वासा रेक्टा में होता है। लूप ऑफ हेनले, लूप ऑफ हेनले तथा किसमें, वासा रेक्टा में होता है। आई बात समझ में। चलिए, अब अगर हम बात करें इसी के अंदर, तो हमने 2 पॉइंट ले लिए, इसमें महत्वपूर्ण पॉइंट हो गए। ठीक है, अब हम अगर इसको समझे एक डायग्रामेटिक वे के रूप में, तो हम किस तरह से देख सकते हैं। देखिए, तो ये जो महत्वपूर्ण पॉइंट है ये हमने समझ लिए हैं। ठीक, चलिए, अब हम यहां पे एक सिंपल सा एक डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो हमने पहले भी इससे पहले बनाया, यानी कि संरचना जो बनाई है, किस तरह से जो है काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है। यानी कि जो बोमन कैप्सूल वाला भाग है, बोमन कैप्सूल से हमने बात करी थी किसकी, जो हमारी अभिवाही और अपवाही जो धमनियां थी जो निकल रही थी, यानी कि एफरेंट आर्ट्रियोल और इफरेंट आर्ट्रियोल के बारे में चर्चा करी थी, जिनसे कहां पे थी है, हमारे बोमन कैप्सूल यानी कि बोमन संपुट वाले रीजन में थी, और इसी में क्या था, ग्लोमेरुलस उपस्थित था। और इस दोनों भाग को हमने क्या कहा था, दोनों को मिलाकर हमने मेलपिजियन बॉडी या रीनल कार्पेसल्स कहा था।
आई बात समझ में? ठीक है, अब देखिए यहीं से क्या है कि आपका पीसीटी वाला रीजन शुरू होता है। जो बोमन संपुट है उससे नीचे जो भाग है वो हमारा पीसीटी वाला भाग है, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि समीपस्थ कुंडलित नलिका। जो समीपस्थ कुंडलित नलिका वाला भाग है, इसके अंदर क्या होता है, सबसे ज्यादा जो रीएब्सॉर्प्शन होता है वह इसी भाग के अंदर होता है। हमने हमारी पिछली कक्षा में इस चीज के बारे में पढ़ लिया था। ठीक है, अब यहां पर जो ये पीसीटी वाला भाग है, इससे आगे का जो भाग होता है वो होता है हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले का। ठीक है ना, डिसेंडिंग भाग है, यानी कि आरोही और अवरोही भाग की बात कर रहे हैं हम। तो डिसेंडिंग भाग हो गया, एक यू शेप जो स्ट्रक्चर जो संरचना बनती है उसको हम क्या बोलते हैं, लूप ऑफ हेनले बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो प्रतिधारा क्रिया विधि है उसमें मुख्य कार्य किसका है, पहला कार्य तो लूप ऑफ हेनले का है। आई बात समझ में? अब दूसरे हम बात करते हैं किसकी, हम बात करेंगे यहां पर हमारे लूप ऑफ हेनले के साथ वासा रेक्टा की। तो वासा रेक्टा क्या है, देखिए जो एफरेंट आर्ट्रियोल से एक हम कहते हैं कि जो परिनालिका तंत्र है, परिनालिका तंत्र को हम क्या बोलते हैं, पेरिट्यूबुलर कैपिलरी। ठीक है, तो ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरी है ये पूरे जो क्या कर रही है, इसी असेंडिंग लूप ऑफ हेनले और डिसेंडिंग लूप ऑफ हेनले के साथ साथ ये क्या कर रही है, असेंडिंग और डिसेंडिंग वे के अंदर ही जा रही है, एक यू शेप ही आकृति बना रही और क्या है, इस वाले भाग से लिपटी हुई है। तो इसको हमने क्या बोला था, परिनालिका हमने इसे बोला था, या पेरिट्यूबुलर कैपिलरी बोला था। साथ ही साथ इसको हम पूरे को जाल को क्या बोल देंगे, इसे हम बोल देंगे वासा रेक्टा। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी वासा रेक्टा कहलाएगी। ठीक, तो अगला जो महत्वपूर्ण कदम होगा वो किसमें होगा, महत्वपूर्ण कार्य जो होगा वो किसमें होगा, वासा रेक्टा के भीतर होगा। आई बात समझ में? तो इसीलिए हमने क्या बोला इसको, इसमें जो महत्वपूर्ण कार्य हो रहा है वो किस में हो रहा है, लूप ऑफ हेनले व वासा रेक्टा में। ठीक है, अब देखिए यहां हम बोल रहे हैं इसको काउंटर करंट मैकेनिज्म। तो हम इसको यहां काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों बोल रहे हैं, समझिए। तो यहां पे जो काउंटर शब्द है, जो काउंटर शब्द है इसका अर्थ होता है अपोजिट। क्या होता है, अपोजिट। अपोजिट, ठीक है। और जो करंट शब्द है इसका मतलब होता है फ्लो। ठीक है, तो काउंटर करंट और फिर तीसरा अक्षर क्या है, हमारा शब्द क्या है, मैकेनिज्म है। तो मैकेनिज्म तो हम जानते हैं, क्रियाविधि। मैकेनिज्म क्या है, एक तरह का प्रोसेस है। ठीक है, तो इन तीनों को मिलाकर हमने क्या बोल दिया, अपोजिट फ्लो प्रोसेस। ठीक है, यानी कि इसी को हमने क्या बोला, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोला। अपोजिट मतलब सपोज कीजिए आप मान लीजिए कि ये कोई पाइप है, ठीक है, और यहां पे भी क्या है, कोई नलिका है। दोनों तरफ क्या है, ये नलिकाएं हैं, कुछ इस तरह से कुछ इस तरह से। ठीक है, अब यहां पे अपोजिट साइड, यानी कि अगर एक में तो जो फ्लो बहेगा, लिक्विड जो फ्लूइड है उसका फ्लो, तो हम फ्लो ऑफ फ्लूइड लिख देते हैं यहां पर, फ्लो ऑफ फ्लूइड। तो जो फ्लूइड है, फ्लूइड का जो फ्लो है, जो उसका बहाव है वो कैसा रहेगा, किसी भी द्रव का बहाव देखिए या तो शुरू होगा कैसे, एक में तो कैसा होगा, इस डायरेक्शन में नीचे की तरफ, और एक में कैसा होगा, इस डायरेक्शन में ऊपर की तरफ। तो दोनों में क्या हो गया, दोनों नलिकाएं हैं, इनके अंदर क्या हुआ, अपोजिट साइड में डायरेक्शन हो गया। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको क्या बोल दिया, काउंटर। और क्या हो रहा है इसमें, फ्लो ऑफ फ्लूइड है, फ्लूइड बह रहा है। ठीक है, तो ये फ्लूइड हो गया, ये देखिए ये फ्लूइड हो गया। ठीक है, तो इस फ्लूइड का बह रहा है इसमें, तो ये जो फ्लूइड बह रहा है तो इसको हमने क्या बोल दिया, करंट बोल दिया। तो इसी तरह से क्या हो गई, इस शब्द का अर्थ कैसे बन गया, काउंटर करंट मैकेनिज्म हो गया। यानी कि किसी भी नलिका के अंदर जो है अपोजिट साइड फ्लो होना। ठीक है, इसको हमने क्या बोल दिया, काउंटर करंट मैकेनिज्म में बोल दिया। इससे पहले भी आपने काउंटर करंट मैकेनिज्म का नाम सुना है, किसमें, जो फिशेस होती हैं, फिशेस के गिल्स में, यानी कि मछली के गिल्स में। ठीक है, क्या होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है, काउंटर करंट मैकेनिज्म काम करती है। ठीक है, हम यहां पे किसके बारे में पढ़ रहे हैं, हम यहां पर पढ़ रहे हैं हमारी किडनी के बारे में, सॉरी किडनी में नहीं, नेफ्रॉन में। हम यहां पढ़ रहे हैं यहां पर हमारी
नेफ्रॉन में, भाई किडनी में उपस्थित है नेफ्रॉन, लेकिन हम यहां पढ़ किसके बारे में रहे, नेफ्रॉन में पढ़ रहे हैं। तो नेफ्रॉन में भी क्या होती है कि काउंटर करंट मैकेनिज्म होती है। क्या है, काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रेजेंट है, जिसके बारे में हम क्या कर रहे हैं, अभी चर्चा करने वाले हैं। आई बात समझ में, बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गई। तो काउंटर करंट मैकेनिज्म क्यों कहते हैं, इसके बारे में हमने समझ लिया। साथ ही साथ हमें ये कहां देखने को मिली, फिशेस के गिल्स में काउंटर करंट मैकेनिज्म प्रेजेंट होती है, ठीक है। और नेफ्रॉन में हम अभी चर्चा करने वाले हैं। तो दो नलिकाओं के अपोजिट डायरेक्शन में जो फ्लो हो रहा है फ्लूइड का, उसको हमने क्या बोल दिया, काउंटर करंट मैकेनिज्म बोल दिया। आ गई है बात समझ में, आ गई है। चलिए अब देखिए, यहां पर हम क्या करेंगे, यहां पर हम बनाएंगे हमारा एक छोटी सी संरचना, किसकी, हम संरचना बनाएंगे वही हमारी जिसमें हमने नेफ्रॉन में बनाई थी, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये हमारी संरचना, ये क्या है, ये हमने बना दिया एक भाग, ये बना दिया हमने दूसरा भाग। तो ये क्या है, हमारा बोमन कैप्सूल, ठीक है। चलिए ये हमारा बोमन कैप्सूल वाला भाग हो गया। ये हमने क्या बना दिया, ये वाला रीजन हो गया हमारा प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, ठीक है, जो कि नीचे जो संरचना बन रही है वो कैसी बन रही है, यू शेप, जिसको हमने क्या बोला है, लूप ऑफ हेनले, ठीक है। यहां पर भी क्या हुआ, संरचना बनी। ये वाला भाग कौन सा है, ये डिसेंडिंग वाला भाग है और ये असेंडिंग वाला भाग है। आरोही व अवरोही भुजा की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आरोही भुजा हो गई और ये अवरोही भुजा हो गई। यहां से ये कहां जाएगा, अब यहां से ये भाग जो बन रहा है, इस भाग को हमने क्या बोल दिया, ये भाग हो गया हमारा डीसीटी। आ रही है बात समझ में, ये भाग हमारा कौन सा हो गया, डीसीटी वाला रीजन हो गया। और ये कहां खुल रहा है, ये जाकर खुल रहा है हमारी कलेक्टिंग डक्ट में। किसमें खुल रहा है बच्चों, कलेक्टिंग डक्ट में खुल रहा है। कुछ इस तरह संरचना थी, अरे भाई बोलो, हाँ ये है ना, थोड़ा जोर से बोला करो कि लगे, हाँ फील आना चाहिए कि हाँ कोई है। मुझे तो लग रहा है कोई है ही नहीं, मैं अकेला ही बोले जा रहा हूं बस, ठीक है। तो ये क्या है, हमारी संग्राहक नलिका, यानी कि कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। नामकरण करें, चलो कर लेते हैं। ये क्या है हमारा बोमन संपुट, चलिए इसको हम यहां लिख लेते हैं, ये हमारा बोमन संपुट, ठीक है। ये हमारी पीसीटी, ठीक है, ये हमारी डीसीटी। मैं इसमें थोड़ा सा कलरफुल लिख देता हूं कि आपको ये अच्छे से विजिबल हो जाए, वरना आप कहेंगे सर कि ये वाइट में वाइट हो गया। ये वाला रीजन हो गया हमारा पीसीटी वाला, ये वाला रीजन हो गया हमारा डीसीटी वाला, ठीक है। और ये क्या हो गई, ये है हमारी बोमन संपुट। ड्राइंग की है ना बचपन में आपने, पहले एक अंडरलाइन करते थे, फिर उसके ऊपर कलर से ड्राइंग करते थे। देखिए मैं भी आपके लिए कुछ ऐसा ही कर रहा हूं। वेरी गुड, बड़े दिनों बाद बड़ा मजा आ रहा है। चलिए, हाँ हाँ हाँ, आनंद मिल गया, आनंद। चलिए तो अब बात कर लेते हैं किसकी, पीसीटी डीसीटी की। ये क्या है, ये है हमारी संग्राहक नलिका, जिसे हम क्या बोलते हैं, प्यार से ही बोलते हैं ना, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है। ये हमारी डायस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल या डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये हमारी प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, यानी कि ये तो हमारी समीपस्थ कुंडलित नलिका और ये हमारी दूरस्थ कुंडलित नलिका। आ गई बात समझ में, पता ही है आपको, कई बार आपने पढ़ लिया है। चलिए अब देखिए,
यहां से ये वाला जो भाग है, ये कौन सा भाग है? ग्लोमेरुलस वाला भाग है। ठीक है, तो यहां पर क्या है, देखिए कुछ इस तरह से यहां पे हम बना रहे हैं हमारी एफरेंट और इफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, ये देखिए आप, आ गई बात समझ में? ये तो क्या है हमारी एफरेंट आर्टरियोल। ठीक है, और ये हमारी इफरेंट। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए, अभिवाही और अपवाही दोनों की बात हमने कर ली। चलिए अब देखिए यहां पे क्या हो रहा है कि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट कौन सा है हमारा? ये हमारा ग्लोमेरुलस वाला पार्ट है। कौन सा है? ग्लोमेरुलस वाला रीजन है। इन दोनों को मिला के हमने क्या कहा था? इसको रीनल कार्पसल कहा था या मेलपिजियन बॉडी कहा था। ठीक है, अब देखिए क्या हो रहा है। ये है हमारा, यहां से जैसे ब्लड का प्रेशर आया, यहां पे इसने हिट किया। ठीक है, हिट करते जो फिल्ट्रेशन की हम यहां पर बात कर रहे हैं, यानी कि काउंटर करंट मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, तो यहां पर क्या हो रहा है? इस वाले भाग के अंदर ये क्या है? ये हमारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट है। ठीक है, तो ये क्या हमारा नेफ्रॉन वाला रीजन है ना, तो यहां पे जो फिल्ट्रेशन हो रहा है उसको क्या बोलेंगे हम? नेफ्रिक फिल्ट्रेट बोल देंगे। तो यहां पे ये क्या हो गया? ये है हमारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट। कैसा रीजन है ये? यहां पे क्या है हमारा? नेफ्रिक फिल्ट्रेट है। ठीक है, ये कहां जा रहा है? ये इस पीसीटी वाले रीजन में। अब पीसीटी से ये कहां पहुंचेगा? पीसीटी से जाएगा ये हमारे जो व्यू शेप है स्ट्रक्चर, इसको हमने क्या बोला? लूप ऑफ हेनले। क्योंकि सबसे ज्यादा अब जो काउंटर करंट मैकेनिज्म यानी कि प्रतिधारा की जो क्रियाविधि हो रही है वो कहां होगी स्टार्ट? पहले लूप ऑफ हेनले में। ठीक है, तो ये वाला जो भाग है लूप ऑफ हेनले का, इसे हमने क्या कह दिया? ये वाला भाग। ये वाला भाग होगा हमारा डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH। ठीक है, पता है आपको? चलिए, ये वाला भाग हमारा क्या होगा? असेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH। ठीक है, LOH लिखने का मतलब है लूप ऑफ हेनले। अब तो आप समझने लगे होंगे इन चीजों को। ठीक है, चलिए अब देखिए, इसी के साथ हमने बात करी किसकी? इसी के साथ में जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो कैसी है? वो भी इसके साथ में संरचना बना रही है। ठीक है, किस तरह की? लूप ऑफ हेनले के साथ साथ ही इसी तरह की यू शेप की संरचना। तो ये जो पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज है वो ये कहां से निकलेगी? कुछ इस जगह से। ये देखिए, ठीक है, ये देखिए ये पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज गई, ये आपके इस रीजन से होती हुई। ठीक है, ये भी कंप्लीट क्या कर रही है? ये भी आपके यू टाइप ही संरचना बना रही है। ठीक है, ये देखिए, ये कुछ इस तरह से। ठीक है, आई बात समझ में? चलिए अब देखिए यहां क्या हो रहा है। ये जो पीसीटी वाला भाग है, इससे जो हमारा नेफ्रिक फिल्ट्रेट है वो कहां जाएगा? इस डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ LOH के अंदर, यानी कि लूप ऑफ हेनले के अंदर। तो अब हमने बात करी थी यहां पे अपोजिट डायरेक्शन की, तो यहां पे जो डायरेक्शन है वो कैसा रहेगा? इसमें हम डिसेंडिंग की बात करें तो इस वाले भाग में जो डायरेक्शन है वो कैसा है? नीचे की तरफ है। कैसा है? नीचे की तरफ है। ठीक, और जो ऊपर की ओर डायरेक्शन है इस तरफ का असेंडिंग लिम्ब का, तो असेंडिंग लिम्ब का कैसा कैसा है? इस प्रकार है। ठीक है, तो यहां पे ये कैसा हो गया? एक दूसरे के अपोजिट हो गया। अब अगर हम इसमें बात करें किसकी? डिसेंडिंग लिम्ब की, तो ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है इसको कंप्लीट हमने क्या कहा? ये है हमारी, इसको बोलेंगे हम वासा रेक्टा। क्या बोलेंगे इसे हम? वासा रेक्टा। ठीक है,
अब देखिए ये जो भाग है ये तो डिसेंडिंग हो गया, लेकिन इस वासा रेक्टा का तो ये कौन सा भाग होगा, इस वासा रेक्टा का ये असेंडिंग भाग होगा। पहले इस चीज को समझ लेते हैं, ठीक है। तो वासा रेक्टा का ये वाला भाग कौन सा हो गया, ये वाला भाग कहलाया इसका असेंडिंग, असेंडिंग भाग, ठीक है। और ये वाला इसका कौन सा कहलाया, ये वाला कहलाया इसका डिसेंडिंग भाग। आई बात समझ में, यानी कि यहां पे तो जो है डिसेंडिंग भाग में असेंडिंग भाग होगा, और जो यहां पे असेंडिंग भाग है लूप ऑफ हेनले का, तो यहां वासा रेक्टा कैसा है, डिसेंडिंग भाग है। आई बात समझ में। चलिए अब देखिए क्या हो रहा है कि ये जो तीनों रीजन है, ये जो रीजन है ये तीन भाग में डिवाइडेड है। पहला तो हम क्या बात करते हैं, ये वाला जो रीजन है इस रीजन को हम क्या बोल देंगे, ये हमारा कॉर्टेक्स रीजन हो गया, ठीक है। क्योंकि अगर हम पर्टिकुलर नेफ्रॉन की बात करें तो जो हमने बात करी थी तो ऊपर वाला रीजन कौन था, कॉर्टेक्स था, और फिर कॉर्टेक्स के नीचे हमारा मेडुलरी रीजन था। दो भागों में विभाजित करते हैं अगर हम, ठीक है। तो चलिए, तो जैसे सपोज कीजिए कि ये वाला जो रीजन है, इस वाले रीजन को हम ले लेते हैं। ये वाला जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला रीजन हो गया आपका कॉर्टेक्स वाला भाग, ठीक है। ये वाला भाग जो है आपका ऊपर का, इसको हमने बोल दिया कॉर्टेक्स वाला भाग, यानी कि वल्कुट। आई बात समझ में। चलिए अब ये जो भाग है आपको वल्कुट वाला भाग हो गया, इसके नीचे वाला भाग मध्य की बात कर रहे हैं हम, तो ये वाला कौन सा भाग हो गया, ये हो गया आपका आउटर कॉर्टेक्स, आउटर कॉर्टेक्स यानी कि बाहरी वल्कुट वाला भाग हो गया। और जो तीसरा भाग है वो हमारा कौन सा है, सॉरी ये आउटर मेडुला रीजन, वल्कुट नहीं है, आउटर मेडुला, और ये है आपका इनर मेडुला, आंतरिक मध्यांश वाला भाग, ठीक है। क्योंकि देखिए नेफ्रॉन के अंदर दो रीजन हमने पढ़े थे, ठीक है। एक तो हमने कॉर्टेक्स वाला रीजन पढ़ा था और एक हमने जक्स्टा मेडुलरी पढ़ा था। तो यहां पर जो ये काउंटर मैकेनिज्म हो रही है, ये किस भाग में हो रही है, ये हो रही है जक्स्टा मेडुलरी वाले भाग के अंदर हो रही है, ठीक है। तो हमने जो यहां पे जो डायग्राम बनाया, संरचना बनाई है, ये हमने किसकी बनाई है, जक्स्टा मेडुलरी की बनाई है, ठीक है। हमने यहां पे कॉर्टेक्स वाले भाग की नहीं बनाई, क्योंकि हम देखिए कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर हम बात करें तो वैसे भी जो उसके अंदर फिल्ट्रेट होता है, जो एब्सॉर्प्शन वाला भाग है वो क्या है, उसके अंदर लूप ऑफ हेनले कैसा होता है, बिल्कुल छोटा सा होता है, ठीक है। तो एक तरह से कहते हैं कि नेग्लिजिबल कह सकते हैं, या तो उपस्थिति नहीं होता है तो बहुत छोटा होता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे ज्यादा जो भाग है वो किसका बड़ा है, जक्स्टा मेडुलरी वाले भाग का बड़ा है, ठीक। तो यहां पे हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, जक्स्टा मेडुलरी वाले भाग के अंदर बात कर रहे हैं। तो हमने जो संरचना बनाई वो किसकी बनाई, जक्स्टा मेडुलरी की बनाई है। आई बात समझ में। चलिए तो ये जो संरचना है वो किसकी है, हम यहां लिख सकते हैं इसको, इट्स अ जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। आई बात समझ में। चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, फिर इसके कुछ महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम और चर्चा करते हैं, ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों, आ गई बात समझ में। चलिए अब देखिए हमने यहां पे इस डायग्राम के अंदर हमने क्या देख लिया, हमने 4 पॉइंट मेन देख लिए कि यहां जो क्रियाविधि हो रही है वो किस किस में हो रही है, ठीक है। 3 पॉइंट देख लिए, सॉरी चौथा पॉइंट जो है। अब देखिए चौथे पॉइंट की हम बात करें तो यहां पर हम बात करेंगे ऑस्मोलैरिटी की, ठीक है। अब हमें पता है कि यूरिन कैसा होता है, हमारा कंसंट्रेटेड होता है, ठीक है। लेकिन अगर उसकी हम बात बाद में करते हैं कि कंसंट्रेट इस कंडीशन में तो यहां पे कैसा है कि कम कंसंट्रेट होता है, जबकि इस वाले रीजन में यानी कि जो संग्राहक नलिका से आते आते कितना होता है, अत्यधिक मात्रा के अंदर ये कंसंट्रेट हो जाता है, या कह सकते हैं हम हाइपरटोनिक हो जाता है, ठीक है ना। चलिए तो यहां पे हमने बात कर ली पहले तो हेनले लूप की, उसके बाद बात कर ली हमने वासा रेक्टा की, और साथ ही साथ हमने बात कर ली किसकी, कलेक्टिंग डक्ट की। अब देखिए हम ऑस्मोलैरिटी की बात करें, यानी कि इसके अंदर इस वाले रीजन में कुछ ना कुछ कोई ना कोई फ्लूइड तो है, ठीक। ये जो फ्लूइड है इसको हम क्या बोलेंगे, ये जो फ्लूइड है इस फ्लूइड को हमने क्या बोला, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला। क्या बोला, इंटरस्टिशियल फ्लूइड बोला। तो इसके अंदर जो फ्लूइड प्रेजेंट है उसको हमने क्या बोल दिया, सपोज कीजिए ये फ्लूइड प्रेजेंट है, ठीक है। तो ये फ्लूइड को हमने क्या बोल दिया, इंटर
इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक है। अब ये इंटरस्टिशियल फ्लूइड इसमें प्रेजेंट है, खाली तो है नहीं, कोई ना कोई फ्लूइड तो बह ही रहा है। आ गई बात समझ में। अब ऊपर वाला रीजन क्या था हमारा, कॉर्टेक्स था, बीच वाला हमारा आउटर मेडुला यानी कि मध्यांश वाला भाग, ठीक है। ये भाग कौन सा है, बाहरी मध्यांश, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंतरिक मध्यांश, क्योंकि हमें पता है जक्स्टा मेडुलरी वाले भाग में क्या होता है, लूप ऑफ हेनले बड़ा होता है, बिल्कुल मध्यांश वाले भाग तक धंसा हुआ होता है, ठीक है। अब देखिए ऑस्मोलैरिटी की हम बात करें यहां पर, तो यहां जो ऑस्मोलैरिटी है वो किस लेवल पर होती है, अलग अलग होता है। जैसे यहां पे ऑस्मोलैरिटी हम बात कर लेते हैं इस लेवल पे, तो ये है 300 ऑस्मोल पर लीटर, ठीक है। फिर ये बढ़ती हुई कहां तक गई, यहां पर आते आते कितनी हो गई, यहां पर आते आते ये हो गई 600, ठीक है, 600 ऑस्मोल पर लीटर। फिर नीचे वाले भाग में बात करें, यहां आते आते कितनी है, 900, ठीक है ना, 900 एम ऑस्मोल, ठीक है। और फिर नीचे की तरफ कितनी हो गई, फाइनली 1200। तो यानी कि यहां पर क्या हो रहा है, जो ऑस्मोलैरिटी है वो लगातार बढ़ रही है, ठीक है। ये -1 से किया हुआ है, ये -1 है, ठीक है ना। ऑस्मोल तो पर लीटर की बात है, तो यहां L1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो ऑस्मोलैरिटी पर लीटर की हम बात कर रहे हैं। तो यहां पे कैसी थी, जो कॉर्टेक्स वाला भाग है, इस हम भाग को बात कर लेते हैं। कॉर्टेक्स वाले भाग के अंदर कैसी है, ये 300 ml है। फिर उसके बाद ये कैसी हो गई, 600 हो गई, फिर 900 हो गई और फिर 1200 हो गई। यानी कि जैसे जैसे जो फिल्ट्रेट है वो नीचे की तरफ आता जा रहा है, तो यहां पे जो ऑस्मोलैरिटी है वो भी क्या हो रही है, बढ़ती जा रही है, ठीक है। अब ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ रही है, वो किस कारणवश बढ़ रही है, देखिए यहां पे हमने जो लूप ऑफ हेनले देखा, इसमें पीसीटी वाले भाग में जो क्या है, अपोजिट साइड है। इसी तरह से जो ये जो पेरिट्यूबुलर जो नेटवर्क है या वासा रेक्टा जिसे हमने कहा है, वासा रेक्टा में क्या हो रहा है, वासा रेक्टा में किस तरफ से, ये यहां से स्टार्ट होगा इस तरफ से, ठीक है। और किस तरफ जाएगा, यहां पर ऊपर की तरफ जाएगा। तो इसमें अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, ठीक। अब देखिए हमें पता है कि जो डिसेंडिंग वाला भाग है ये क्या करता है, किसको अलाउ करता है, ये वाटर के लिए तो क्या है, परमिएबल है, ठीक। और सोडियम के लिए इंपरमेबल है, यानी कि पारगम्य और अपारगम्यता की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये किसके लिए परमिएबल है, यहां पर ये परमिएबल है वाटर के लिए, ठीक है। किसके लिए परमिएबल है, वाटर के लिए, जबकि सोडियम के लिए क्या है, इम्परमेबल परमिएबल है। और अगर हम इसके असेंडिंग भाग की बात करें तो ये सोडियम के लिए परमिएबल है, बताइए, याद कीजिए, है या नहीं है ना, बिल्कुल सही। तो ये सोडियम के लिए परमिएबल है। तो यहां पर क्या होगा, किसका एब्सॉर्प्शन होगा, यहां पे तो जो होगा वाटर का एब्सॉर्प्शन होगा, ठीक है। और सोडियम क्या होगा, सोडियम हम कह सकते हैं कि बाहर निकलेगा, यहां का जो सोडियम है वो बाहर निकलेगा, यहां का जो सोडियम है वो बाहर निकलेगा, ये सोडियम है Na, ठीक है। और जो असेंडिंग वाला भाग है लूप ऑफ हेनले का, यहां पर क्या होगा कि जो ये सोडियम है ये एब्जॉर्ब होगा, ठीक है। और यहां से क्या निकलेगा, वाटर। आई बात समझ में, ठीक है। लेकिन ये जो सोडियम वाला भाग है, ये जो सोडियम है ये कहां निकल जाएगा, ये निकल के पहुंच जाएगा इसके अंदर, कहां पहुंच जाएगा, इस वाले भाग के अंदर, समझिएगा, ठीक। और यहां, ठीक है, और जो यहां वाला भाग है इसमें क्या कह देंगे, सोडियम यहां से बाहर निकलेगा, ठीक है। तो वो यहां पहुंच जाएगा, तो यही सोडियम है, मतलब यहां से जो निकला वो किसमें से होता हुआ यहां पे कहां चला गया, असेंडिंग भाग से ये डिसेंडिंग वाले भाग से असेंडिंग वाले भाग में गया। तो यहां पर क्या हुआ, यहां पे सोडियम की क्या बढ़ गई, सोडियम के कारण क्या हुआ, यहां पर सोडियम के कारण ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, क्योंकि देखिए सोडियम यहां पे आया, जैसे यहां पे आया तो डिसेंडिंग से होते हुए कहां पहुंचा, असेंडिंग वाले भाग में पहुंचा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, इस जगह पर सोडियम के कारण इसकी ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई। तो हम यहां क्या पॉइंट लिख सकते हैं, हम यहां लिख सकते हैं
कि ड्यू टू, कहां पे, ठीक है, तो हम लिखते हैं कि सोडियम के कारण वासा रेक्टा में, ठीक है, सोडियम के कारण क्या हुआ है, वासा रेक्टा में जो कंप्लीट है ये ऑस्मोलैरिटी बढ़ जाती है। पहला रीजन तो ये हो गया, ठीक है। देखिए अब यहां पर जो कलेक्टिंग डक्ट है, यहां से जो वाटर है, अब वो वाटर कहां होता है, डीसीटी वाले भाग में भी। यहां पे तो क्या हो रहा है कि सोडियम एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है ना, और क्या हो रहा है, जो सोडियम जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है यहां पे, ठीक है ना, और यहां पे वाटर क्या हो रहा है, वाटर निकल रहा है, ठीक, आई बात समझ में। लेकिन अब क्या है, देखिए इस वाले भाग में हम बात कर सकते हैं कि यहां से जो होगा वो एक हमने बात करी थी कि डीसीटी वाला जो भाग है वो एक क्रिटिकल कंडीशन कह दें, या कि कोई ऐसी कंडीशन आई थी कि जब उस वाले डीसीटी वाले भाग को भी क्या करना पड़ता है, वाटर का एब्सॉर्प्शन करना पड़ता है, कुछ आयंस का एब्सॉर्प्शन करना पड़ता है, ठीक है। उस तरह से जो संग्राहक नलिका है सबसे ज्यादा क्या करता है, वाटर का रीएब्सॉर्प्शन करता है या वाटर का एब्सॉर्प्शन करता है, ठीक है। तो वाटर का एब्सॉर्प्शन कौन करेगा, यहां पर ये जो संग्राहक नलिका है ये सबसे ज्यादा करेगी, ठीक है, आई बात समझ में, संग्राहक नलिका में सबसे ज्यादा होगा। अब यहां पर जो यूरिया है, यहां पे क्या है, यूरिया, ठीक, यहां पर जो यूरिया है, ये जो यूरिया है वो किस में चल जाएगी, वो यूरिया भी इसमें आ जाएगी वासा रेक्टा के अंदर, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ, सोडियम तो पहले से था, ठीक है, और अब ये यूरिया भी चला गया। तो जब यूरिया और सोडियम ये दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं, इसकी ऑस्मोलैरिटी को लगातार बढ़ा रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसकी ऑस्मोलैरिटी को ये लगातार बढ़ा रहे हैं। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं कि यूरिया जो है वो किस में जा रहा है, असेंडिंग लिंब के अंदर चला जाता है, ठीक है, किस में जा रहा है, असेंडिंग लिंब में। तो हम लिखते हैं कि यूरिया असेंडिंग लिंब ऑफ LOH, लूप ऑफ हेनले, सॉरी वासा रेक्टा, वासा रेक्टा, ठीक है, यानी कि वासा रेक्टा में प्रवेश कर जाता है, प्रवेश कर जाता है, जो कि ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा देता है। तो यहां पे दो रीजन क्या हो गए, सोडियम के कारण, ठीक है, NaCl या सोडियम लिख देते हैं, इसे प्लस कर दिया है हमने। तो यहां सोडियम तथा यूरिया के कारण क्या होती है, ऑस्मोलैरिटी बढ़ती है। आई बात समझ में, क्लियर यहां तक। चलिए अब देखिए, यहां पर ऑस्मोलैरिटी बढ़ गई, ठीक है, तो यहां पर अब ये जो काम हुआ है वो किसके अंदर हुआ है, वासा रेक्टा के अंदर हुआ है, ठीक है। तो यहां पे मेन जो कार्य हुआ किसमें हुआ, लूप ऑफ हेनले में और वासा रेक्टा के भीतर हुआ है। आई बात समझ में। तो यहां पे जो मेन पॉइंट हम अगर लिख सकते हैं तो हम मेन पॉइंट क्या लिख सकते हैं, ये आपने नोट डाउन कर लिया है, ठीक है, ये वाला आपने नोट डाउन कर लिया है ना। चलिए तो यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, यहां पर हम लिख सकते हैं कि जो चार प्रोसेस है ये किसके अंदर किसके अंदर हुए हैं, ठीक। देखिए पहला तो ये किसके भीतर हुआ है, पहला तो ये हुआ है हमारे लूप ऑफ हेनले में, किसमें, लूप ऑफ हेनले, इसे हम क्या बोलते हैं, LOH, ठीक है।
दूसरा हुआ है ये हमारे लुपोफेनिले के बाद किसमें हुआ है ये? वासा रेक्टा में। तो इसको हम क्या लिख देंगे? वासा रेक्टा। आई बात समझ में? तीसरा हुआ है ये, देखिए तीसरा ये हम कहां पे हुआ है? ये हुआ है हमारे कलेक्टिंग डक्ट के अंदर, यानी संग्राहक नलिका के अंदर। तो ये क्या है? हमारी संग्राहक नलिका, इसे हम क्या बोलते हैं? कलेक्टिंग डक्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए। और चौथा और जो आखिरी है वो किसमें हुआ है? चौथा और आखिरी है हमारा इंटरस्टिशियल फ्लूइड। द्रव, इंटरस्टिशियल फ्लूइड में। आई बात समझ में? तो इन चारों के अंदर क्या हुई है? इन होती हुई हमारी पूरी काउंटर करंट मैकेनिज्म कंप्लीट हुई है। आई बात समझ में? चलिए अब देखिए, यहां पर हम कह सकते हैं कि जो यूरिन का जो कंसंट्रेशन है, क्योंकि हमें पता है कि यूरिन कैसा है, हम यूरिन सांद्रित होता है, सांद्रण यूरिन करते हैं। हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हम सांद्रित यूरिन ही करते हैं। ठीक है, मूत्रण जो होता है वो कैसा होता है? सांद्र होता है। तो सांद्र होने का कारण क्या है? कि हमने बात करी जो पीएच होता है वो कितना होता है? 4.5 से लेकर 7.8 के बीच में होता है जो इसका पीएच होता है। पेल येलो कलर होता है किसकी वजह से? जो इसके अंदर वर्णक होता है उस वर्णक की वजह से होता है। ठीक है ना? इसमें क्या होता है? क्रोमेटोफोर के नाम से एक वर्णक होता है जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है? पीले रंग का होता है। ठीक है, और एक बैक्टीरिया की वजह से, जो बैक्टीरिया होता है, एक बैक्टीरिया का अगर कॉज की वजह से क्या होता है? हमारे मूत्र होता है उसके अंदर क्या होती है? स्मेल आती है या बदबू आती है। ठीक है, चलिए। तो अब यहां पे इस वाले भाग के अंदर क्या हो गया? जो संग्राहक नलिका वाला भाग है इसमें टोटल क्या हुआ? वाटर का एब्सॉर्प्शन हो गया। ठीक है, अब देखिए हमारा जो मूत्र का छन्ना शुरू हुआ था वो कहां से हुआ था? वो शुरू हुआ था हमारे इस ग्लोमेरुलस वाले पार्ट से, यानी कि हमारा बोमन कैप्सूल और ग्लोमेरुलस, यानी कि इसको हम क्या बोल देंगे? रीनल कार्पस वाले भाग। इस वाले भाग से जो यूरिन का कंसंट्रेशन था वो यहां पर पूरा होते होते यहां पर क्या होता है? 4 गुना अत्यधिक हो जाता है। कितना हो जाता है? कंसंट्रेशन जो है यूरिन का कैसा हो जाता है? 4 गुना अत्यधिक हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमें कैसा है? यहां पे हमारे जो यूरिन ब्लड के छन्ने के, यानी कि रक्त के छन्ने से क्या बन रहा है? यहां पे मूत्र बन रहा है। तो रक्त में जितने भी आवश्यक तत्व थे जो छनकर कहां आ गए थे? हमारे पीसीटी और डीसीटी में आ गए थे, तो वो पुनः से क्या किए गए? रीएब्सॉर्ब किए गए, पुनः शोषित किए गए। जब उनका पुनः शोषण हुआ तो उसके द्वारा जो रक्त था, ठीक है, रक्त में से कितना हम कहते हैं कि लगभग 180 लीटर है, जो हमने जीएफआर की बात करी थी, ठीक है ना, पर डे की। तो उसके अंदर हमने क्या देखा था कि जो हमारा मूत्र बन रहा था वो कितना बन रहा है? 1 से 1.5 लीटर। ठीक है, तो कंप्लीट इतना फिल्ट्रेशन होने के बाद अब मूत्र कितना बन रहा है? 1 से 1.5 लीटर। 1.5 लीटर हाईएस्ट अमाउंट होता है अत्यधिक मात्रा के अंदर। ठीक है, तो जब यहां पे पूरा ये हुआ है इस कंडीशन में, तो यहां पे हम कह सकते हैं कि यहां से जो छन्ना शुरू हुआ और संग्रहक नलिका तक गया, यहां तक जो यूरिन था वो कैसा हो गया? कंसंट्रेट हो गया, यानी कि सांद्रित हो गया। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि ये 4 गुना जो है इसकी कंसंट्रेशन रेट हाई होती है एज कंपेयर टू हमारे नेफ्रिक फिल्ट्रेट रेट से लेके संग्राहक नलिका तक की। ठीक है, क्योंकि हमें पता है फिर जो ये संग्राहक नलिका है ये आगे जाके किस में खुल जाती है? ये हमारे अगले रीजन के अंदर ओपन हो जाती है। ठीक है, फिर यूरिनरी ब्लैडर से होती हुई सीधे का यूरेटर फिर उसकी तरह बाहर निष्कासित कर दी जाती है। तो हमारा मूत्र कैसा होता है? सांद्रित होता है। तो हम यहां क्या लिख सकते हैं? हम यहां लिख सकते हैं कि मूत्र की सांद्रता, मूत्र की सांद्रता शुरुआती भाग से अंतिम भाग तक, यानी कि हम बात करते हैं कहां से?
ग्लोमेरुलस से, ग्लोमेरुलस प्लस बोमन कैप्सूल, ठीक है, बोमन कैप्सूल भाग से। अंतिम भाग कौन सा हो गया हमारा? अंतिम भाग संग्राहक नलिका तक 4 गुना होती है। कितनी हो जाती है यहां पे? 4 गुना हो जाती है, ठीक है। तो आपको ये फिगर ध्यान रखना है कि कितनी सांद्रता हो जाती है यहां पर, शुरू वाले भाग से अंतिम भाग तक में 4 गुना जो है मूत्र सांद्रित हो जाता है। आगे ये बात समझ में क्लियर है? यहां तक किसी प्रकार की कोई शंका, कोई आप लोगों का प्रश्न, कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हमने हर एक चीज को क्या कर लिया है, यहां पर कवर कर लिया है, ठीक है। आगे बात समझ में। चलिए तो एक बार छोटा सा हम इसको वापस से रिकैप देख लेते हैं कि हमने अभी तक क्या किया। काउंटर करंट मैकेनिज्म की हम बात कर रहे हैं, जिसको हम प्रतिक्रिया क्रियाविधि बोलते हैं। कहां पर हो रही है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन में हो रही है। हमने जो संरचना बनाई है वो किसकी बनाई है? जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की बनाई है, ठीक है। हमने इसमें बात करी, इसको 3 भागों में डिवाइड किया हुआ है। ऊपर वाला रीजन कॉर्टेक्स रीजन है, जिसको हमने वल्कुट बोला है, ठीक है। मध्य वाला जो भाग है वो हमारा आउटर मेडुला है, और जो आखिरी भाग है उसको हमने क्या बोला? आंतरिक मेडुला बोला, ठीक है। तो ये 3 भागों के अंदर विभाजित है। आई बात समझ में? मेडुला मतलब मध्यांश वाला भाग है। अब देखिए ये क्रिया हमारे नेफ्रॉन के भाग में हो रही है, जक्स्टामेडुलर में। महत्वपूर्ण कार्य इसमें कौन कौन कर रहा है? महत्वपूर्ण कार्य कर रहा है इसमें लूप ऑफ हेनले और हमारी वासा रेक्टा, इंटरस्टिशियल फ्लूइड, ठीक, और हमारी संग्राहक नलिका, इन चारों में ये क्रियाविधि हो रही है, ठीक। अब देखिए यहां जो ये चित्र आपको दिखाई दे रहा है, संरचना है, इसके अंदर जो बोमन कैप्सूल वाला भाग है, यहां से क्या एफरेंट आर्टियोल और एफरेंट आर्टियोल निकल रही है, ठीक है। तो जो एफरेंट आर्टियोल है उससे एक पेरिट्यूबुलर कैपिलरी क्या कर रही है? यू शेप का एक संरचना बनाई है, जो भी हमारे लूप ऑफ हेनले के समान ही इसको ढके हुए है या इससे लिपटे हुए, ऐसे हम कह सकते हैं, ठीक है। तो इस वाले रीजन में क्या हुआ? जो नेफ्रेटिक फिल्ट्रेट था वो कहां गया? आपके पीसीटी वाले भाग में। पीसीटी वाले भाग से कहां होकर गया? पीसीटी वाले भाग से गया हमारे लूप ऑफ हेनले के अंदर, क्योंकि मेन जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है उसका मतलब क्या है? काउंटर करंट का मतलब था यहां पर अपोजिट साइड, करंट का मतलब था फ्लो ऑफ फ्लूइड का। तो यहां पे फ्लूइड का फ्लो हो रहा है, ठीक है। अब फ्लूइड का जो फ्लो हो रहा है उसमें क्या है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड भी है, ठीक है। खाली तो है नहीं, तो अगर कोई फ्लूइड बह रहा है तो वो कौन सा है? इंटरस्टिशियल फ्लूइड है, ठीक। आई बात समझ में? अब यहां जो मैकेनिज्म होगी, लूप ऑफ हेनले के अंदर ये ऊपर से आ रहा है और डिसेंडिंग वाले भाग से कहां जा रहा है? असेंडिंग वाले भाग में। तो यहां वाले जो लूप ऑफ हेनले वाला जो भाग है इसमें कैसे हो गई? अपोजिट साइड हो गई, ठीक है। एक में तो क्या हो रही है? नीचे से आ रही है, और एक में ऊपर की तरफ जा रही है, तो ये अपोजिट साइड हो गई। इसी तरह से जो वासा रेक्टा है उसमें भी क्या होगी? ये अपोजिट साइड होगी। डिसेंडिंग वाले भाग से कहां जाएगी? असेंडिंग वाले भाग के अंदर जाएगी। आई बात समझ में? देखिए, ठीक। अब ये जो आपका डिसेंडिंग पार्ट वाला भाग है पीसीटी से नीचे का, इसके अंदर क्या है? ये किसके लिए परमिएबल है? ये वाटर के लिए परमिएबल है और सोडियम के लिए इम्परमिएबल है। तो यहां से सोडियम तो क्या हो जाएगा? बाहर चला जाएगा, और वो बाहर जाके किस में जाएगा? वो जाएगा हमारी वासा रेक्टा के अंदर, ठीक है। तो ये क्या करेगा? इसकी ऑस्मोलैरिटी को बढ़ाएगा। पहली चीज तो ये हो गई। अब जो यहां पे हमारा जो असेंडिंग पार्ट है लूप ऑफ हेनले का, इसके अंदर क्या है? ये सोडियम के लिए तो परमिएबल है पर वाटर के लिए इम्परमिएबल है। तो यहां पे सोडियम का एब्जॉर्प्शन होगा, लेकिन सोडियम कहां चला जाएगा? सोडियम जाएगा हमारे इसमें, किस वाले भाग के अंदर? हमारी वासा रेक्टा के अंदर, ठीक है। और यहां पे क्या होगा? मैक्सिमम जो पार्ट है डीसीटी से होते हुए संग्राहक नलिका के अंदर वाटर का रीअब्सॉर्प्शन हो जाएगा। क्लियर बात? वाटर का जितना भी मैक्सिमम एब्सॉर्प्शन होना होगा वो कहां हो जाएगा? फाइनली संग्राहक नलिका के भीतर हो जाएगा। आगे बात समझ में? चलिए, तो यहां पे क्या हो रहा है? ठीक, वाटर बाहर निकल रहा है, सोडियम का एब्सॉर्प्शन हो रहा है। अब जब सोडियम यहां से होता हुआ इस डिसेंडिंग भाग से असेंडिंग भाग में गया, तो ये क्या कर रहा है? यहां पर भी सोडियम ज्यादा होने की वजह से दोनों भाग से सोडियम जब ज्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में क्या कर रहा है? ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा रहा है। अब जो संग्राहक नलिका है, यहां से जो यूरिया है वो भी किसमें चली गई? असेंडिंग पार्ट ऑफ वासा रेक्टा में चली गई, ठीक। जब असेंडिंग के भाग वाले भाग में यूरिया चली गई, तो ये यूरिया भी क्या कर रही है? ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा रही है। यानी कि सोडियम और यूरिया दोनों मिलकर क्या कर रहे हैं? ऑस्मोलैरिटी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। ऊपर वाले भाग से ऑस्मोलैरिटी कितनी थी? 300, 300 से 600, 600 से 900 और 900 से 1200। तो इस तरह से क्या हुआ? सोडियम और
यूरिया की वजह से क्या हो गई, इसकी ऑस्मोलरिटी बढ़ गई। ऊपर वाले यानी कोर्टेक्स वाले भाग से हम बात करें तो वहां से क्या थी, ऑस्मोलरिटी इसकी कम थी। लेकिन हमें कैसा चाहिए, मूत्र कैसा होना चाहिए, सांद्रित होना चाहिए, ठीक है, तो उसकी ऑस्मोलरिटी ज्यादा होनी चाहिए एक तरह से। तो रीजन यहाँ क्या है कि यहाँ ऑस्मोलरिटी बढ़ रही है और जो कंसंट्रेशन रेट है वो भी बढ़ रही है। तो इसी भाग से, इसी वजह से यहां जो शुरुआत होती है मूत्र के छन्ने की, तो मूत्र यहां तक संग्राहक नलिका तक आते आते, ठीक है, ये कहां कैसा हो जाता है, 4 गुना ज्यादा सांद्रित हो जाता है। आई बात समझ में, क्लियर हुआ आपको यहां तक? तो इस प्रकार हमने क्या किया, पूरी काउंटर करंट मैकेनिज्म को अच्छे से समझ लिया। मैं आशा करता हूं कि आज के लेक्चर में आपको बिल्कुल अच्छे से ये जो क्रियाविधि है, काउंटर करंट मैकेनिज्म है, प्रतिधारा क्रियाविधि है, ये आपको समझ में आई होगी, ठीक है। इसके बाद बच्चों आगे हम बात करेंगे कुछ इसके और महत्वपूर्ण बिंदुओं के बारे में, और अगली कक्षा में हम बात करेंगे रास सिस्टम के बारे में, रेनिन एंजियोटेंसिन सिस्टम के बारे में, कि किस तरह से जो एडीएच है और जो एल्डोस्टेरोन है, ये किस तरह से जो है हमारे यूरिन की रेट पे इफेक्ट करते हैं, या किस तरह से ये क्रियाविधि होती है, क्या क्या इसमें होता है, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।